हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। हमने मेजरिंग ऑफ स्मॉल डिस्टेंस हमने पढ़ा था, सूक्ष्म दूरियों का मापन हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मतलब लार्ज डिस्टेंस कैसे नापी जाती है, क्या क्या उसमें लार्ज डिस्टेंस मतलब जैसे सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, तारों के बीच की दूरी, दो ग्रहों के बीच की दूरी, ग्रह से एक तारे के बीच की दूरी किस तरह से नापी जाती है, क्या विधियां इस्तेमाल की जाती है। तो मुख्य तौर से हमारे पास में 3 विधियां हैं। पहली विधि तो ये है कि लंबन विधि, या उसको विस्थापन विधि भी कहते हैं और पैरेलक्स मेथड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो हम करते हैं लंबन विधि। लंबन विधि, पैरेलैक्स मेथड। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन करने वाले जो केंद्र होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल लैब होती है, जहाँ से हम इन ग्रहों को देखते हैं जिनके बीच की दूरी देखनी है या जिनकी दूरी देखनी है पृथ्वी से, तो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग अलग दूरी पर होते हैं, अलग अलग स्टेशन पर होते हैं। जैसे हम है ना एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखा इसको, फिर इससे देखा, तो हमें एक तो इस तरह से दिखेगा, एक इस तरह से दिखेगा, बीच का एक डिस्टेंस होगा ऑब्जर्वेशन। ये 2 पॉइंट है हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको बेस लाइन बोलते हैं, बेस लाइन। तो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होते हैं ये काफी दूरी पर रहते हैं और इतनी डिस्टेंस होती है कि इसको हम एक कर्व मान सकते हैं, एक चाप मान सकते हैं। तो जैसे पृथ्वी से हम किसी ग्रह की दूरी नाप रहे हैं, ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा कोई ग्रह है, प्लेनेट, ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इनके बीच की दूरी बी है और यहां से ये, इससे देखते हैं तो ये दूरी दिखती है और ये देखते हैं तो ये इस तरह से दिखता है। इस पर कोण बनता है थीटा। अगर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखते हैं तो ये जो प्लेनेट है ये हमें इसके सामने दिखाई देगा, और ये एक लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है। इन लाइनों के बीच में ये एक इनको लाइन को काट रही है, इन दोनों लाइनों को। तो मान लिया अगर ये एंगल φ1 है तो ये एंगल भी φ1 होगा, और ये पॉइंट मान लिया O डैश। मतलब अगर इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हम देखते हैं तो हमें ये प्लेनेट यहां दिखाई देगा और ये φ1 कोण यहां बन जाएगा, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, और ये समांतर लाइन। तो ये पैरेलक्स मेथड इस तरह से होता है। इसी प्रकार से ये E2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एक साथ देखते हैं हम, तो φ1 और φ2 हमें मेजर करने होते हैं। तो φ1 तो हमने मेजर कर लिया, इसी तरह से हम φ2 मेजर करते हैं। ये O डबल डैश पर हमें प्लेनेट दिखेगा और ये एंगल अगर φ2 है तो इसको यहां से मेजर कर लेते हैं, φ2। तो ये कोण φ1 आ गया, ये φ2 आ गया, ठीक है। इस तरह से हम φ1 और φ2 कोण मेजर कर लेते हैं। ये हमारे काम आएंगे मेजरमेंट में। अब आप देखते होंगे ये क्या क्या करना पड़ता है, परंतु सब कुछ जरूरी है, तभी आज साइंटिस्ट और मानव चंद्रमा पर पहुंच पाया है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है
इस चीज की। तो ये φ1 और φ2 ये दोनों एंगल का योग थीटा के बराबर है, ये हम देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये बी है और ये जो O और E2 और O और E1 की दूरी है, ये त्रिज्या जो है ये S हम ले लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, या लिख सकते हैं इंग्लिश में एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है? थीटा। आर्क चाप, ये बहुत दूरी पर होता है E1 E2, तो एक चाप की तरह ही ये व्यवहार करता है। ये हो जाएगा B, रेडियस हो जाएगा S। हमें इस प्लेनेट की अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ से दूरी ज्ञात करनी है, तो S बराबर हो जाएगा B अपॉन थीटा। और E1 E2 से एक साथ मेजरमेंट लेते हुए हम φ1 φ2 भी नोट कर लेते हैं। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? थीटा का मान हो जाएगा φ1 प्लस φ2। तो ये मान आ जाएगा B अपॉन φ1 प्लस φ2। इस तरह से हम देखते हैं कि हमने अर्थ से प्लेनेट की दूरी ज्ञात कर ली। इसी प्रकार से इस लंबन विधि, इस पैरेलैक्स मेथड द्वारा हम अर्थ के किसी भी छोर से किसी दूसरे एवरेस्ट या कोई बड़ी पर्वत या कोई तारा हो, बड़ी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कोई ग्रह हो, उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। परंतु क्या है कि ये हम 100 प्रकाश वर्ष दूरी तक ही मेजर कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर दूरी लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो कोण है थीटा, ये बहुत कम बनता है। तो ये φ1 और φ2 एंगल है, ये मेजरमेंट नहीं हो पाते। इसलिए 100 प्रकाश वर्ष दूरी तक की प्लेनेट को हम आराम से इससे इजीली नाप सकते हैं। ये है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब इसके बाद में अगला मेथड जो आता है वो है एंगुलर मेथड। एंगुलर मेथड मतलब हम है ना मून का डायमीटर नापेंगे, चंद्रमा का व्यास नापेंगे। उसमें क्या होगा, चंद्रमा या मून जो भी है, हम कहते हैं जो भी प्लेनेट है, उसके इक्वेटर के दोनों अपोजिट एंड से हम पृथ्वी पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे और उस पर एंगल बनाएंगे। दूसरा मेथड है डायमीटर ऑफ मून, या हम बोल सकते हैं साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कोई मून लिया, ये चंद्रमा है हमारा, और ये इसका डायमीटर है। इक्वेटर भी बोल सकते हैं अगर पृथ्वी हो तो ये डायमीटर है। इसका एक एंड ये है A, दूसरा एंड ये है B। यहां पर अर्थ है हमारी, यहां पर एक मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन सेंटर है, इसको लिख दिया हमने C। यहां से इसको मिलाया ये पॉइंट, यहां से ये मिलाया ये पॉइंट, ये एंगल बन रहा है अल्फा। स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, टेंजेंशियल होना चाहिए। ये त्रिज्या है S। तो हमें क्या है कि क्वेश्चन आएगा ना, तो हमें ये दिया हुआ होगा कि कोई भी प्लेनेट है,
उसके इक्वेटर के दोनों अपोजिट एंड से अर्थ के किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर एंगल बनता है अल्फा। वो एंगल दिया हुआ होगा और उस प्लेनेट का डायमीटर दिया हुआ होगा। फिर हमें डिस्टेंस एस मेजर करनी होगी, उस प्लेनेट की डिस्टेंस मेजर करनी होगी, या फिर अल्फा और एस दिया होगा, डी हमें मेजर करना होगा। कोई भी दो मान दिए हुए होंगे, तीसरे मान को हमें ऑब्जर्व करना होगा। अभी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है, अल्फा, आर्क, ये जो व्यास है डी, डायमीटर, ये बहुत बड़ा होता है तो ये एक आर्क की तरह व्यवहार करता है डी, और रेडियस होता है एस, ये, ठीक है। तो अगर हम डायमीटर निकालना चाहें तो हमारे पास में आ जाएगा अल्फा डॉट एस, अल्फा गुणा एस। एंगल और डिस्टेंस रेडियस को गुणा कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा प्लेनेट का या मून का डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये विधि होती है कौन सी, डायमीटर ऑफ मून निकालना। इसको एंगुलर मेथड कहते हैं, एंगुलर मेथड, क्योंकि ये एंगल बना रहा है इसलिए एंगुलर मेथड होता है, ठीक है। ये दूसरी विधि है दूर के ग्रहों की डिस्टेंस नापने की। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एस का मान कैसे निकालेंगे, एस का मान डी अपॉन अल्फा ले लेंगे, एस बराबर डी अपॉन अल्फा, ये डिस्टेंस आ जाएगी, और डायमीटर आएगी अपने पास में अल्फा गुणा एस। तो ये इस तरह से हम इन राशियों के मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड है हमारे पास रिफ्लेक्शन मेथड, या इसको इको मेथड भी कहते हैं, रिफ्लेक्शन मेथड या इको मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड में क्या होता है कि जब कोई, जैसे बस है हमारी यात्रियों से भरी हुई, वो किसी पहाड़ी के पास जा रही है तो वो हॉर्न बजाती है, तो बस उससे मान लिया 1 किलोमीटर दूर है तो वो हॉर्न बजाती है, वो हॉर्न की ध्वनि वो अपनी वेलोसिटी से, वायु में जो वेलोसिटी होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, उस वेलोसिटी से वो उस पहाड़ की ओर जाती है और टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस उस बस वाले ड्राइवर के पास या उन यात्रियों के पास पहुंचती है। तो वो टाइम हम नोट कर लेते हैं और वो वेलोसिटी हमारे पास में होती है। तो हम डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और टाइम का गुणा कर देंगे, और डिस्टेंस कितनी होगी, डबल डिस्टेंस होगी। जैसे अगर ये दूरी एस है, 1 किलोमीटर है, तो हमें 2 किलोमीटर लेना पड़ेगा, दुगनी डिस्टेंस लेनी होगी। तो दुगनी डिस्टेंस का मान निकालने के लिए हम वेग और वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने के बाद में हम डिस्टेंस निकालना होगा तो उसमें 2 का डिवाइडेशन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इस तरह से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यह है इको मेथड या फिर कह सकते हैं रिफ्लेक्शन मेथड। तो हम कर रहे हैं तीसरा पॉइंट, इको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड। इस बीच में आपसे ये कह दूं एक बात कि अपनी एक बात है कि अगर आपको कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करें, बेझिझक कमेंट करें कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है। 11th क्लास वालों का वीडियो है तो 11th क्लास वालों के लिए यह इंफॉर्मेशन कि आपको अगर कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर वो टॉपिक कोशिश करूंगा, मुझे टाइम होगा उस हिसाब से मैं बना के वो डालूंगा।
मेरे से जैसे होगा वैसे तैयार करके डालूंगा। और कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप कमेंट करें, ठीक है। ये एक फेवर है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइब से थोड़ा हिम्मत बढ़ती है और काम करने की इच्छा होती है कि और काम किया जाए इस विषय पे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन मेथड। जैसे रिफ्लेक्शन मेथड तो आप जानते ही हो, जैसे कोई टॉर्च डालते हैं या कोई लेजर लाइट डालते हैं तो वो टकरा के किसी कांच से या किसी प्लेन मिरर से टकरा के वापस लौटती है, तो वो रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि ये ध्वनि स्रोत है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो ये जाएगा यहां से, टकरा के वापस लौटेगा। ये सोर्स ऑफ वॉइस है और ये डिस्टेंस है एस, ठीक है। और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी हम ज्ञात कर रहे हैं। और ध्वनि की जो ये साउंड या वॉइस जो भी है, इसकी वेलोसिटी v है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो एस हमें निकालना है। अभी यहां से ध्वनि जाएगी, पहाड़ी से टकराएगी, वापस लौटेगी, तो 2s डिस्टेंस वो तय करेगी। तो उसको v से और t से गुणा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। वेग और टाइम को मल्टीप्लाई करके हम ज्ञात कर सकते हैं। टाइम हम नोट कर लेंगे कि ध्वनि वापस कब सुनाई देती है, ठीक है ना। तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए हम v इंटू टी में 2 का भाग लगा देंगे। ये फार्मूला हमेशा याद रखना, इसी फार्मूले से न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। आपको वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ होगा और डिस्टेंस पूछा होगा, तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके 2 का हम डिवाइड कर देंगे, तो उस तरह से ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो मिटता नहीं है साफ, डस्टर खराब हो गया इतने दिनों में। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास में, द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ इज 10 to the 13 किलोमीटर। Calculate the time taken by a laser beam to return to Earth after reflection from star। ये कह रहा है कि पहला न्यूमेरिकल है, एक तरफ तो है अर्थ, एक तरफ है स्टार, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 10 to the power 13 किलोमीटर। एक लेजर बीम अर्थ से छोड़ी जाती है, लेजर बीम वो स्टार से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटती है, तो उस कितना टाइम लेती है वो हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है। इसको करने के लिए डिस्टेंस हमारे पास में है, वेलोसिटी हमें चाहिए। तो लेजर बीम की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ लेजर बीम इक्वल टू सी। इसका मान हम जानते ही हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी होगी 2d, क्योंकि वो जाएगी अर्थ से स्टार तक, फिर स्टार से वापिस अर्थ तक आएगी, तो डिस्टेंस d का दुगना हो जाएगा 2d/c।
ये वैल्यू होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू डी का मान कितना आएगा, 10⁻13 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लेंगे और इसमें भाग लगा देंगे 3 इंटू 10⁸ का। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 6.67 इंटू 10⁻7 सेकेंड। अगर आपको सोल्व करना नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको सोल्व करना भी सिखा दूंगा। ये तो 11th की बात है, देख लो, अगर नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा। 3 का भाग 2 में देना है और इन घातों को सोल्व करना है। 13 3 16 हो गए, 16 में से 8 माइनस तो 8 बचेगा। 3 का भाग 2 में दे देंगे, पॉइंट में आंसर आएगा और ये अपना आप सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है वैसे कोई। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर संपर्क करें, ठीक है। कमेंट करें, कमेंट करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो मेरे अनुसार ही चलना पड़ेगा जैसे मैं चल रहा हूं। दूसरा न्यूमेरिकल है, द पैरेलक्स ऑफ ए हेवनली बॉडी measured from 2 points diametrically opposite on equator of earth is 2 minutes. The radius of earth is 6400 kilometer. Calculate distance of heavenly body. इसमें क्या है, अर्थ के डायमीटर के एंड से हेवनली जो बॉडी है, जो ग्रह है, उसको देखा जा रहा है और उस ग्रह पर एक कोण बन रहा है 2 मिनट का। तो एंगल दिया हुआ है और पृथ्वी की अर्थ की रेडियस दी हुई है। रेडियस दी हुई है तो रेडियस का दुगुना कर लेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर भी है और एंगल भी है, हमें डिस्टेंस रेडियस ज्ञात करनी है, मतलब डिस्टेंस ज्ञात करनी है एस, ठीक है ना। तो देखो ऐसे है ये रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर। ये ए हेवनली बॉडी है, एक ग्रह है कोई, और ये कोण बनता है 2 मिनट का। ये ए, ये बी, ये ओ, तो ये डायमीटर हो जाएगा इसका दुगना, 6400 किलोमीटर का दुगना डायमीटर हो जाएगा। ये एंगल हो जाएगा अल्फा और ये एस। तो हमें क्या निकालना है, अल्फा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क है तो रेडियस, इसको हम लिख सकते हैं आर्क को ए बी अपॉन ओ ए। तो एस बराबर ओ ए बराबर इक्वल, ए बी का मान क्या होगा, 2 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ए बी हो जाएगा, दुगना कर देंगे। और एंगल निकालना है अपन को, एंगल है अल्फा बराबर इक्वल 2 मिनट। तो अल्फा का मान आ जाए, 2 मिनट को हम बदलेंगे रेडियन में। हम जानते हैं, आप बताओ देखें, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 2 मिनट को अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/60 से, और रेडियन में बदलने के लिए गुणा कर देंगे π/180 से, डिग्री में बदलने के लिए। रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास में मान आ गया। ये मान हम इसकी जगह लिख देंगे, अल्फा की जगह, और हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.2 इंटू 10⁻² 10 की 10⁻10 मीटर।
ये जो अल्फा का मान है रेडियन में 2 इंटू 1/60 इंटू 5/180, ये मान अपने यहाँ रख देंगे और इसको पूरे को सोल्व करके ये मान निकालेंगे। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार का एक सवाल और है, उसमें ये हेवनली बॉडी नहीं है, उसमें मून है। क्या है क्वेश्चन सुनो। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 57 minutes at the baseline equal to the radius of earth. What is the distance of moon from earth? Given radius of earth is 6400 किलोमीटर। तो इसमें जो एंगल बन रहा है मून के द्वारा, मून पर, ये मून है हमारा, 57 मिनट है। तो एंगल को हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। उसी तरह का सवाल है और अल्फा का मान ये आ ही जाएगा। इसको लिख देंगे हम 2 इंटू 6400 इंटू 10⁻13 और नीचे आ जाएगा OA। तो OA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 6400 इंटू 10⁻3। अल्फा की जगह आ जाएगा 57 इंटू 1/60 इंटू 5/180 मीटर। ये आपके पास में आ जाएगा। फिर इसको जैसे कटता है वैसे काट के इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.86 इंटू 10⁸ मीटर। ये आपके पास आंसर आएगा। ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी आ जाएगी। अब एक न्यूमेरिकल हमारे पास में ओलिक एसिड का है, जिसमें ओलिक एसिड की एक ड्रॉप का रेडियस दिया हुआ है और ओलिक एसिड जो फिल्म बनाती है उसका भी रेडियस दिया हुआ है। सर्कुलर फिल्म बनाती है, वर्ताकार फिल्म, तो उसका भी रेडियस दिया हुआ है। हमें पूछा गया है कि ओलिक अम्ल के एक मॉलिक्यूल की साइज क्या होगा, मतलब डायमीटर क्या होगा। मैंने ये पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि ओलिक अम्ल जो परत बनाता है वो आणविक साइज का बनाता है ना, मैंने बताया था, आपको याद हो तो। आणविक साइज का बनाता है, एक अणु की साइज का। उसकी मोटाई हम ज्ञात कर लेंगे तो वही अणु की साइज होती है। ये आपको मैंने बताया था, आपको अगर ध्यान हो, आपने देखा हो तो वीडियो। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल of diameter 0.6 into 10⁻³ meter spreads into a circular film of radius 12 centimeter. Estimate the molecular size of olive oil. ठीक है ना, molecular size of olive oil। तो radius of a drop of olive oil क्या है, 0.6 इंटू 10⁻³ मीटर। अब ये जो फैल के जो फिल्म बनाती है सर्कुलर, उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कुलर फिल्म, इसको कैपिटल R से लिख लेते हैं। इसकी कितनी है रेडियस, 12 सेंटीमीटर। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लो, 12 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है। अब ऑलिव ऑयल के मॉलिक्यूल की साइज ज्ञात करनी है।
मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिव ऑयल, ये होगी टी मान लिया। तो ये कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको। टी का मान होगा वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल अपॉन एरिया ऑफ फिल्म। हमने किया था ना 80 बराबर वॉल्यूम, ऐसा कुछ किया था हमने। तो वही चीज है इसमें, वॉल्यूम में हमने ए का भाग लगा दिया, वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया ए से, तो टी आ गया ना। यही हमने पहले निकाला था उसने पिछले वीडियो में। तो ये वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप है और ये एरिया ऑफ फिल्म है। ड्रॉप की वॉल्यूम निकालने के लिए हम ड्रॉप को स्फेयर नुमा मानते हैं, तो उसका जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो 4/3 पाई r³ होगा। और सर्कुलर फिल्म का जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई r²। पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास में टी आ जाएगा 4/3 r³ अपॉन r²। अब इसमें मान रख देंगे अपने 4/3, r स्मॉल r की जगह 0.6 × 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 12 × 10⁻² का स्क्वायर। इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 × 10⁻⁹ मीटर। तो ये हमने देखा ऑलिव ऑयल के मॉलिक्यूल की साइज ज्ञात करना। ये जो न्यूमेरिकल था वो पिछले जो सूक्ष्म दूरियों का मापन वाला जो वीडियो था उससे रिलेटेड था। ये मैंने करा दिया है आपको। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।